छात्रों, मैं दीपक सिंह, आपका व्यवसायिक शिक्षक इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो टीवी में चौथे पेपर में आपका स्वागत करता हूं। ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर रेडियो में हमें डीसी पावर और ट्रांजिस्टर और रेडियो तरंगों के बारे में पढ़ना था। तो सीधे चैप्टर पे आते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या है। इसके पेजेस मैंने आपको दे ही दिए हैं। तो डीसी पावर सप्लाई को बता रहा है कि डीसी पावर सप्लाई आपका जो ऑर्डिनरी एसी आप लेते हैं, ऑर्डिनरी पावर सप्लाई, और उसको वोल्टेज रेगुलेट करके और आउटपुट आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। तो इस तरह से आप एसी वोल्टेज को नियमित सप्लाई में लेते हैं। तो इस डीसी पावर सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर का चयन का पेज आपको हमने दिया है कि इसके लिए अलग अलग दरअसल हमें मल्टीमीटर में लगाना होता है या आपके बैटरी एलिमिनेटर में। तो स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्टेप डाउन जो आपका 220 वोल्ट से कम वोल्टेज देते हों तो उसे स्टेप डाउन वोल्ट कहेंगे आप, और वही ट्रांसफार्मर हम का चयन करते हैं। और इसके अंदर बहुत और भी चीज़ें आप पेज में देखेंगे तो आपको मिलेगी कि टेप रिकॉर्डर के लिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो 700 मिली एम्पियर का, और जो आपको रेडियो रिसीवर में है वो 500 मिली एम्पियर की। तो ऐसा एम्पियर से भी ट्रांसफार्मर को लेते हैं। और एक फ़िल्टर का शब्द आता है कि फ़िल्टर क्या होता है। तो एसी से जब डीसी हम बदल लेते हैं तो रेक्टिफाई करते हैं, तो रेक्टिफायर को ही हम डायोड भी कहते हैं। तो वहाँ पर हमें एक फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं जिसमें हम कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली यह जो कंडेंसर होता है, जो फ़िल्टर का प्रयोग होता है, वो डीसी के ही द्वारा निर्गत, डीसी से ही निर्गत जो पल्सेटिंग डीसी धारा को शुद्ध करने के लिए परिपथ में फ़िल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि परिपथ में फ़िल्टर क्यों लगाया जाता है। तो डीसी के द्वारा निर्गत पल्सेटिंग डीसी धारा को शुद्ध करने के लिए फ़िल्टर का हम प्रयोग करते हैं, और इसमें कैपेसिटर कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जीनो डायोड का भी हम वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग करते हैं, और फ़िल्टर का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, आप एक सिंपल जीनर डायोड और इसके उसमें रेजिस्टेंस और यहाँ एक लोड वोल्टेज आउटपुट आपको ग्राफ दिया होगा। तो ये जीनर डायोड का एक वोल्टेज रेगुलेटर, और इसका द्वारा आप ये वेरिएबल वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत इसकी दोष यही है कि बहुत ज़्यादा लोड का पर इसको आप नहीं यूज़ कर सकते। और उसके बाद हम देखें तो जीनर डायोड से बनी रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बहुत से तरीके हैं। ट्रांजिस्टर लगा के भी, पीएनपी आगे पढ़ेंगे हम, और ट्रांजिस्टर लगा के भी आप कर सकते हैं। और इससे है बैटरी एलिमिनेटर जो आपके हाथ में है, जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हैं। तो यह एसी धारा को डीसी में बदलता है, और इसका काम तो मुख्य रूप से यही है, एसी को डीसी में बदलने का। और उसके बाद फिर इस कई प्रकार के होते हैं, और अगर इनका आप परिपथ देखें तो एक हाफ वेव होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट भी आती है, बैटरी लिमिटर में भी आता है। इसलिए तीसरा पेपर चौथा पेपर लगभग बराबर होता है। इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप यहाँ देखें कि एक डायोड बैटरी एलिमिनेटर का परिपथ और उससे जो निर्गत सिग्नल एसी हमें मिल रही है डीसी के रूप में किस तरह से मिल रही है। तो आप देखेंगे तो इसमें एक डायोड लगा है पीएन संधि, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है क्योंकि कुंडली की संख्या आप सेकेंडरी में ज़्यादा है। और हम ध्यान से देखें तो इसमें आपको जो आरएल लोड करके हम डीसी 6 वोल्ट ले रहे हैं, तो ये फुल डीसी नहीं है, हाफ डीसी होगी, क्योंकि इधर से एसी एक बार इधर चलेगी, जब ये पॉजिटिव रहेगा तो इधर चलेगी, तो डायोड इसको डीसी बनने देगा। लेकिन जब उल्टी दिशा में जाएगी तो डायोड अपनी उल्टी दिशा में धारा को नहीं जाने देता है। तो इस तरह से हमें जो है डीसी इस तरह से प्राप्त होगी। इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहेंगे। और इसी में अगर हम दोनों टांगों में एक न्यूट्रल को लेते हुए और यहाँ पर 2 डायोड लगा देते हैं तो हमें जो है निर्गत धारा जो है फुल डीसी के रूप में 6 वोल्ट प्राप्त होगी।
और एक फ़िल्टर का भी, कंडेंसर का प्रयोग कर सकते हैं 1000 माइक्रोफैरड 12 वोल्ट का, तो वो फ़िल्टर का काम भी करेगा डीसी द्वारा, जो निर्गत पल्स डीसी के हैं उनको ठीक करेगा। तो ये आपको सर्किट अक्सर पूछा जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर बनाइए, तो बैटरी एलिमिनेटर का ही सर्किट आपका फुल वेव रेक्टिफायर है और हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। तो आप इस तरह से इसको, मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसको आप देख लीजिए कि 2 बार में, एक चक्र में ये डायोड काम करेगा, ये नहीं काम करेगा, उल्टी दिशा में पड़ेगा, और दूसरे चक्र में ये डायोड काम करेगा, ये उल्टी दिशा में पड़ेगा, नहीं काम करेगा। तो ऊपर वाले की डीसी और नीचे वाले की डीसी दोनों बन जाएंगी और ये फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में हमें मिल जाएगा। इसके आगे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो अगर हम ब्रिज डायोड की बात करें तो ब्रिज डायोड भी आप देखिए, ये भी आपका 100% ट्रांसफार्मर को आउटपुट आपको 12 वोल्ट दे देगा। तो ये सर्किट भी आप इस तरह से बना सकते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर इसको आप कहेंगे, अधिष्टकारी को ही रेक्टिफायर कहते हैं। तो बैटरी एलिमिनेटर के लिए आप ब्रिज का रूप भी, ये देखिए डायोड को इस तरह से 2 डायोड और इस तरह से 2 डायोड लगा के आपका डीसी को एसी और एक कैपेसिटर फ़िल्टर लगा के आप इस परिपथ को भी बना सकते हैं। तो ये अक्सर पूछ देता है। ट्रांजिस्टर को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या है कि पी और एन टाइप के अर्धचालकों से जो ट्रायोड वाल्व हमारा बनाई है, डायोड वाल्व जिसे हम कहते हैं, तो उसी तरह कार्य करता है, उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। और ट्रांजिस्टर में आप 3 चीज़ें जोड़ते हैं, पी एन पी। तो पी और एन और पी मतलब पॉजिटिव निगेटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो पी एन पी, अगर इसमें इसको आधार कहा जाएगा, इसको उत्सर्जक और इसको संग्राहक, तो इसको हम ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो ये पी एन पी है, तो इसका प्रतीक चिन्ह देखिए एरो बना के नीचे दिखाया गया है, ये इस तरह से बन जाएगा और इसका प्रतीक चिन्ह पी एन पी। और पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर आपको इस तरह से देता है तो, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का अगर वही देखें तो एन इधर इलेक्ट्रॉन और इधर इलेक्ट्रॉन और बीच में प्रोटॉन और पॉजिटिव, और बेस इसको बनाया। इमीटर माने उत्सर्जक, संग्राहक माने कलेक्ट करने वाला। ट्रांजिस्टर का काम मेन रूप से आप समझिए कि सिग्नल को बढ़ाना होता है, जो आप माइक में बोलते हैं तो एम्पलीफाई करना, तो आवाज़ को बढ़ा देना, यही ये काम करता है प्रवर्धक की तरह से। आगे हम बताएंगे आपको, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए एरो ऊपर की तरफ बना दिया है, तो इस तरह से इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। तो ट्रांजिस्टर की रचना अगर आप करेंगे तो इसका संयोजन अगर आप करें तो कई तरह से आप करेंगे। देखिए ये एरो ऊपर का मतलब हुआ कि एन पी एन है, तो एन पी एन है तो कॉमन बेस को आपने कॉमन कर दिया और इधर आपने इनपुट दिया इमीटर और बेस के ऊपर, यहाँ से आपने इनपुट दिया और आउटपुट आपने कलेक्टर पर कलेक्ट किया, बेस को ग्राउंड करके आपने इस पर कलेक्ट कर लिया। तो सिग्नल यहाँ छोटा था, यहाँ बड़ा हो गया। तो ये ट्रांजिस्टर का काम भी है। तो इसी तरह से आप कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर का भी अगर आप बनाना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका एन पी एन का कॉमन इमीटर को ग्राउंड कर दिया है। तो इमीटर को ग्राउंड कर दिया तो अब आपको 2 सिग्नल बेस और इमीटर पर मिलेंगे और आउटपुट आपका सी और ई पर मिलेगा। इस तरह से आपका एन पी एन का कॉमन कलेक्टर बना दिया। कॉमन कलेक्टर को आपने कलेक्टर को कॉमन कर दिया और ई पर आपने आउटपुट एरो आप बना के एन पी अपना जैसे चाहें चित्र में बना सकते हैं। तो ये आपका चित्र है। और इनकी बायसिंग क्या होती है, तो मान लीजिए हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लें, तो बायसिंग का मतलब होता है कि पी से एक बैटरी इधर जोड़ते हैं, एक बैटरी इधर जोड़ते हैं, तो पी से पी को जोड़ना ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, और रिवर्स मतलब पी से निगेटिव को जोड़ देना ये रिवर्स बायस कहलाएगा। तो इसमें जब आप जोड़ेंगे इस तरह से तो आप देखेंगे धारा का जो प्रवाह होगा, इस तरह से आप इसको ट्रांजिस्टर का कार्य भी समझा सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का, उसी तरह से एनपीएन का भी हो जाएगा। तो ये अग्र अभिनीत कहते हैं इसको, तो फॉरवर्ड बायस, और ये रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में इसको हमने जोड़ा तो यहाँ से पॉजिटिव पी पॉजिटिव को धकेला एन की तरफ, एन से फिर पी की तरफ, और धारा आपकी आईसी कलेक्टर से आईसी धारा आपकी बाहर निकल रही है और फिर आके निगेटिव में
मिल जा रही है। तो इस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की क्रियाविधि हो गई और बेस करंट नीचे मिल रही है। तो किरचॉफ का नियम यही कहता है कि आई ई बराबर जो जितनी निकल रही है धारा आई वी प्लस आई सी, ये किरचॉफ का नियम भी कहता है कि जितना अंदर गई उतना बाहर निकले। तो ये आप जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर का बना के आप ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को भी समझा सकते हैं यहाँ पर कि साहब भी उत्सर्जक है, ये आधार है, इसमें जो है यन है नेगेटिव, यहाँ पी से जुड़ा हुआ है। अब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर से ये धारा इधर जाएगी क्योंकि पी से पी और यन की तरफ जाएंगे, यन पी की तरफ जाएंगे और जो है पी निगेटिव की तरफ आएंगे। तो धारा का प्रवाह इधर होगा और ये इधर होगा और ये इधर से इधर जाएगा। तो आई ई बराबर आई वी प्लस आई सी। तो कार्यविधि को भी आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की इस तरह से समझा सकते हैं पेज में देख के। और इसी तरह से उल्टा ठीक एनपीएन का हो जाएगा। इसमें आप जो है ऋण को ऋण से और इसको धन को इधर धन को ऋण से उल्टा जोड़ के भी आप कह सकते हैं। और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में प्रयोग होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिग्नल आप चाहें तो इस तरह से बना दीजिए। एक सर्किट ट्रांजिस्टर है बनाना है आपको और इधर इनपुट देना है और इधर एक रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज और इधर आपको आउटपुट पे प्रवर्धित सिग्नल एसी सिग्नल वोल्टेज मिलता है। ट्रांजिस्टर का यही काम है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो आप इसको इस सर्किट को बना सकते हैं कि आप बताइए कि इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की तरह कैसे कार्य करता है, परिपथ आरेख बनाइए। तो आप ये बना देंगे और लिख दो, 4 लाइन नीचे लिखना ही है कि आपने एसी सिग्नल यहाँ वोल्टेज इनपुट में इस तरह दिया। ट्रांजिस्टर की अपनी जो खासियत है एम्पलीफाई करना सिग्नल की, इसने एम्पलीफाई करके यहाँ पर प्रवर्धक के रूप में आपको दे दिया। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इसी तरह से एनपीएन और पीएनपी का 2 प्रवर्धक सिग्नल आपको दे दिया और कई तरह से कॉमन आप बनाएंगे तो उसको बना ही सकते हैं। हीट सिंक आपसे पूछता है कि हीट सिंक क्या है। तो हीट सिंक क्या है कि ट्रांजिस्टर काम करते करते गर्म हो जाता है, तो इसको यू शेप और बटरफ्लाई शेप में आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर को रखा जाता है ताकि वो अपना तापमान जो है इस हीट सिंक में अपना फैला सके और फैला के अपना तापमान को कम कर सके, इसीलिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आंसर में आपको हमने दिया ही है। रेडियो तरंगे क्या होती हैं? वाहक तरंगे होती हैं जो आपकी 20 किलो हर्ट्ज से 3 × 10⁻6 मेगा हर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी होती हैं। ये इस तरह से वाहक तरंगे रहती हैं और ये अपने ऊपर सिग्नल तरंगे जो आप बनाते हैं, वैद्युत तरंगे, ध्वनि तरंगे और दृश्य तरंगे। तो ध्वनि तरंगे तो आप 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती हैं और दृश्य वीडियो सिग्नल 0 से 7 मेगा हर्ट्ज तक होता है। तो इसको आप इसको इसके ऊपर चढ़ा के तब भेजा जाता है। तो वाहक तरंगे कैरियर वेव और ये सिग्नल वेव जो आप बनाते हैं, ये इस तरह से आप टाइम के साथ और वोल्टेज के साथ बनाएंगे दोनों को, तो ये ग्राफ आपको दिखेगा। और इन्हीं को चढ़ाने की क्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। मतलब वाहक तरंगों पे सिग्नल तरंगों को चढ़ाने की क्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पल्स टाइम मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं। और इनको हम वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। आगे हम दिखाएंगे कि आयन मंडल जो आपका है, ट्रोपोस्फियर आप लोग जानते ही हैं, समुद्र तल से 16 किलोमीटर ऊपर तक, स्टोफो 40 किलोमीटर, आयनोस्फीयर जो है आपका 400 किलोमीटर तक रहता है। और परत आपकी 80 किलोमीटर तक ऊपर तक आपकी परत है। और इस में और आपका परत से अक्सर पूछ लेता है कि परत कितनी दूर तक है और आपकी आयनोस्फीयर मंडल कितना दूर तक है। तो इसमें आपका रेडियो संचरण की तरंग की संचरण किस्में देखिए, ग्राउंड वेव होती हैं जो इन्हें मीडियम वेव भी आप कहते हैं, स्काई वेव होती हैं जो आपको परावर्तित होकर एंटीना तक पहुंच के आती हैं आप तक, तो इसे हम शॉर्ट वेव भी कहते हैं। डायरेक्ट वेव होती हैं जो एरियल से एक दृश्य रेखा से डायरेक्ट वेव कहलाती हैं। डायरेक्ट वेव जो तरंग ट्रांसमिटिंग एंटीना से आपको मिलती हैं। तो इसी तरह से क्रांतिक कोण भी है कि
बेसिकली रेडियो तरंगे आयन मंडल में परावर्तित नहीं होती बल्कि रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो इन रिफ्रैक्ट का अधिकतम मान जिस पर कि पूर्ण परावर्तन हो सके तो वही क्रांतिक कोण कहलाता है, मतलब पूर्ण रूप से हो। और रात दिन की फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि आयन मंडल में सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश होता है, रात्रि में नहीं। इसका लाभ ये होता है कि रात में आपको दूर दूर तक स्टेशन साफ साफ सुनाई देते हैं, क्योंकि घनत्व तो कम हो रहता है आयन मंडल में भी और सूर्य के ना होने से। तो इसलिए आपको लाभ होता है कि दूर दूर की आवाज़ आपको साफ सुनाई देती है। और शांत क्षेत्र वो है कि जहाँ पर मतलब आप एक तरह से कहें कि ना ग्राउंड वेव पहुंच पाए ना ही स्काई वेव पहुंच पाए, तो उसको आप शांत जोन, साइलेंट जोन कह सकते हैं। अगला पेपर इसमें कक्षा 11 के यहीं ख़त्म होता है और 5वां पेपर शुरू होता है। तो पेजेस पे लगभग कवर किया होगा, आप थोड़ा सा पेज को देख के अपने तरफ से भी पढ़िए। मेनी मेनी थैंक्स। और वीडियो लंबा हुआ और ज़्यादा इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।